तो आज अपन बात करने वाले एक और के ड्रामा हेलबाउंड के बारे में, और ये आती है एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा की कैटेगरी में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो बेसिकली होता ये है कि एक अजीब सी चीज आकर लोगों को बताती है कि उन्हें नर्क भेजा जाएगा, और फिर उनके मौत वाले दिन अचानक कुछ अजीब से क्रीचर आते हैं और उन्हें मार देते हैं, पर किसी को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। खैर, तो स्टोरी तो यार बहुत ही कमाल की है, बोले तो कतई जहर, और इसलिए इस वीडियो में इस सीरीज की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विद मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीवी पर एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा होता है जिसका नाम होता है जंग जिनसू, जो कि एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन द न्यू ट्रूथ का लीडर होता है। जिनसू लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि कुछ वक्त से कुछ अजीब सी चीज आकर लोगों की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि उन्हें नर्क भेजा जाएगा, और मौत के बाद नर्क से कुछ क्रीचर आते हैं और उन्हें मार देते हैं। पर कुछ लोगों को ये सब कोरी बकवास लगता है। तभी हमें वहाँ एक बंदे को दिखाते हैं जो टेबल पर बैठा हुआ होता है और काफ़ी डरा हुआ होता है, और वो अपने फ़ोन में टाइम देख रहा होता है। और जैसे उसमें 1:20 का टाइम होता है, अचानक वहाँ 3 डीमंस आ जाते हैं और वो बंदा भागकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर वो डीमंस उसे मार देते हैं और फिर वो डीमन कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमें डिटेक्टिव जिन को दिखाते हैं जो कि छानबीन के लिए क्राइम सीन पर पहुंचता है, जहाँ एक ऑफिसर उन्हें बताता है कि उन्हें क्रीचर्स को लेकर वहाँ कोई भी सबूत नहीं मिले। जिन देखता है कि वहाँ न्यू ट्रूथ के लोगों का एक गैदरिंग चल रहा होता है, जिसमें जिनसू लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक गॉड एक्ट है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत बुरे काम किए हैं। और जिनसू डिटेक्टिव जिन को बोलता है कि ये एक गॉड एक्ट है, इसलिए उन्हें इस केस का इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। तभी जिन अपनी बेटी ही जोंग को वहाँ देख लेता है। जिनसू बोलता है कि ही जोंग उसके यहाँ बस एक वॉलंटियर है, और अगर उसे ये बात पसंद नहीं है तो वो उसे मना कर देगा। जिनसू बताता है कि उसकी देखभाल एक ऑर्फेनेज में हुई है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके मरने की चाहत बढ़ती गई। उसने मरने का ठान लिया था, पर वो नहीं चाहता था कि लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चले, इसलिए वो तिब्बत गया। और तभी उसने वहाँ उन क्रीचर्स को पहली बार देखा था, और उसे गॉड की मर्जी थोड़ी समझ आने लगी, और उनका केवल एक ही मकसद है, लोगों को ये बताना कि उन्हें अच्छाई के रास्ते में चलना चाहिए। जिनसू जिन को बताता है कि उसे ही जोंग ने बताया है कि उसकी वाइफ का मर्डर किया गया था, और वो बंदा अब छूट चुका है और अब अपनी लाइफ बड़े आराम से जी रहा है। तो क्या उसे लगता है कि इंसान के बनाए कानून से इंसाफ हो सकता है? खैर, तो 6 साल पहले जिन की वाइफ का मर्डर एक ड्रग एडिक्ट ने कर दिया था, पर क्योंकि उसने ये काम ड्रग एडिक्शन की वजह से किया था, इसलिए उसे बहुत कम सजा हुई थी और 6 साल के बाद उसे छोड़ दिया गया था। जिसके बाद हमें एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम होता है पार्क युंगजा। तो मिस पार्क अपने घर पहुंचती है, जहाँ उसके बच्चों ने उसके लिए सरप्राइज रखा हुआ होता है, क्योंकि आज पार्क का बर्थडे होता है। तभी वहाँ एक भविष्यवाणी होती है कि 5 दिन बाद 3 बजे उसकी मौत हो जाएगी और उसे नर्क भेजा जाएगा। जिसके बाद हमें ली को दिखाते हैं जो एरोहेड का एक मेंबर होता है। एरोहेड न्यू ट्रूथ के कट्टरपंथी लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन लीक करने का काम करती है। ली अपने लोगों को एक बंदे के बारे में बताता है जो एक नॉवेलिस्ट होता है जिसका नाम होता है किम गोंग जिन। किम लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि ये सब जो हो रहा है उससे गॉड का कोई लेना देना नहीं है। एरोहेड को लगता है कि ये गॉड की मर्जी के खिलाफ जा रहा है, इसलिए वो लोग किम को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। जिसके बाद किम अपना स्टेटमेंट देने अपनी लॉयर मिस मिन हीजिन के साथ डिटेक्टिव जिन के पास आता है। हीजिन बोलती है कि एरोहेड के लोग अपने रिलीजियस फैनेटिक को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये तो बस शुरुआत है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि हीजिन को एक कॉल आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मिस पार्क जंगजर नाम की एक लेडी उससे मिलना चाहती है। तो हीजिन मिस पार्क से मिलती है, जहाँ पार्क बताती है कि उसकी भविष्यवाणी हुई है और आज से 5 दिन बाद उसको नर्क भेजा जाएगा। पार्क बोलती है कि उसने न्यू ट्रूथ वालों से बात की है और उन्होंने बताया कि ये एक नोटिस है और वो इस डेमोन्स्ट्रेशन को लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, और उसके बदले वो उसे 3 बिलियन वॉन देंगे। तो उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी ताकि वो पैसे उसके बच्चों तक पहुंच सके। हीजिन को लगता है ये सब एक बकवास है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, पर हीजिन मिस पार्क की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद डिटेक्टिव जिन और हीजिन जिनसू से मिलते हैं, और हीजिन जिनसू के सामने कुछ कंडीशन रखती है कि वो उसके बच्चों की पहचान सीक्रेट रखेगा, और अगर ब्रॉडकास्ट कैंसिल हो गया तो भी उसे पैसे देने पड़ेंगे। और जिनसू उनकी सारी शर्त मान जाता है। जिनसू पार्क से उसके हस्बैंड और उसके पास्ट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे जानना होता है कि मिस पार्क ने ऐसा क्या किया है कि उसे नर्क भेजा जा रहा है। पर हीजिन उसे कुछ भी बताने से रोक देती है। मिस पार्क बोलते है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। खैर, तो डिटेक्टिव जिन हीजिन से पूछता है कि उसके बच्चों को लेकर क्या प्लान है। हीजिन बताती कि वो दोनों बच्चों को कनाडा भेज रही है अपने कजन के पास। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनपायो ली के ब्रॉडकास्ट में जाकर पार्क और उसकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, क्योंकि वो एरोहेड का एक मेंबर होता है, और ये बात पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है। और फिर हीजिन डिटेक्टिव जिन को बताती है कि बच्चों की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लीक हो चुकी है और वो बच्चों को कनाडा भेज रही है। जिसके बाद हीजिन बच्चे और मिस पार्क को लेकर एयरपोर्ट पहुंचती है और किसी तरह बच्चों को कनाडा भेज देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीजोंग अपने डैड से झूठ बोलती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पर है,
जबकि वो जिनसू के साथ होती है। हीजोंग जिनसू को बताती है कि उसकी वजह से उसकी मॉम की मौत हुई थी। उस दिन उसकी मॉम ने स्कूल से वापस आते वक्त उसके डैड को कपड़े देने को कहा था, पर वो भूल गई और कपड़े देने उसकी मॉम को जाना पड़ा, और अगर वो नहीं भूलती तो उसकी मॉम जिंदा होती और ये सब उसकी गलती है। पर अब उसने अपना फैसला कर लिया है। जिसके बाद जिनसू हीजोंग को एक बंदे के पास लेकर जाता है जिसने उसकी मॉम को मारा होता है, और हीजोंग डिसाइड करती है कि वो उसे मार देगी। जिसके बाद हीजोंग जाती है और उस बंदे को बेहोश कर देती है। जिसके बाद जिनसू और हीजोंग उस बंदे को एक ग्रीन हाउस में लेकर आते हैं और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। और जब तक पुलिस वहां तक पहुंचती है उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी होती है, और जिन को पहली बार उस बंदे का नाम पता चलता है, और उस बंदे का नाम होता है किम चैंग-सिक। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पार्क को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया जाता है और वहाँ कुछ वीआईपीज भी होते हैं जिन्होंने अजीब से मास्क पहना हुआ होता है, पर किसी को पता नहीं होता कि वो लोग कौन है। जिन हीजिन को लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। 3, 2, 1 पर जैसे ही 3 बजते हैं नर्क से 3 डीमन आते हैं और मिस पार्क पर हमला कर देते हैं। जिन मिस पार्क को बचाने की कोशिश करता है, पर डीमन उस पर हमला करते हैं और जिन बेहोश हो जाता है, और फिर डीमन मिस पार्क को मार देते हैं। और क्योंकि सबको लगता है कि ये सब गॉड की वजह से हो रहा है, इसलिए सब उनके सामने सिर झुकाने लगते हैं। जब जिन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। जिसके बाद जिन अपने घर पहुंचता है, पर उसकी बेटी हीजोंग अब भी गायब होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पार्क के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद लोग काफी डरे हुए होते हैं और लोगों ने घर से बाहर निकलना और काम करना छोड़ दिया होता है ताकि उनसे गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। तो जिनसू एक टीवी इंटरव्यू में लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो घर से निकले और अपनी लाइफ पहले की तरह नॉर्मल होकर जिए। वहीं जिन चैंग की केस की छानबीन करता है तो जिन को एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें एक बंदा चैंग की बॉडी को खींचता हुआ नजर आता है। तभी जिन जिनसू के इंटरव्यू में उसके रूम में एक जैकेट देखता है जो सेम जैकेट होता है जो उस बंदे ने पहना हुआ होता है, और जिन समझ जाता है कि चैंग को जिनसू ने मारा है। वह जिनसू लोगों को भड़काने की कोशिश करता है कि पार्क जिंजा के केस में इकलौते गवाह को जिन लोगों ने बाहर भेजा है उनके खिलाफ लोगों को एक्शन लेना चाहिए, और ली उनकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। हिजिन समझ जाते हैं कि अब एरोहेड के लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे, तो हिजिन अपनी मॉम को लेकर वहां से भागने का प्लान करती है। तभी हिजिन को एक पार्सल मिलता है जिसे किम नाम के एक बंदे ने भेजा होता है। जब हिजिन उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि 2004 में जिनसू का एक इंटरव्यू लिया गया था जिसमें जिनसू ने बताया था कि उसकी भविष्यवाणी हुई है। जिसके बाद हिजिन अपने ऑफिस जाती है। जब हिजिन अपने ऑफिस पहुंचती है तो एरोहेड के लोगों ने उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया होता है। हिजिन युंगहो को बताती है कि किसी ने जिनसू के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी है, उसकी भविष्यवाणी 20 साल पहले ही हो चुकी है। युंगहो बोलता है कि उन्हें ये सब यहीं छोड़ देना चाहिए। एरोहेड के लोगों ने युंगहो को बहुत बुरी तरह से मारा था, इसलिए वो काफी डरा हुआ था, और युंगहो हिजिन को भागने के लिए बोलता है। वहीं पार्किंग में एरोहेड के लोग हिजिन की मॉम पर अटैक करते हैं। हिजिन उन्हें बचाने की कोशिश करती है पर वो लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और जब हिजिन अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक उसकी मॉम की मौत हो चुकी होती है। वहीं जिन अपनी बेटी को ढूंढता हुआ जिनसू के घर पहुंचता है पर वो घर पर नहीं होता। तभी बाहर कुछ लोग जिन पर हमला कर देते हैं। तभी जिनसू का कॉल आता है और जिनसू उन सबको डिटेक्टिव जिन को छोड़ने के लिए बोलता है। जिनसू बोलता है कि वो उसे एड्रेस भेज रहा है और अगर वो उसकी बेटी को देखना चाहता है तो उसे उस एड्रेस पर आना होगा। वहीं हिजिन किम के घर पहुंचती है जिसने उसे पार्सल भेजा था, और हिजिन किम से उस इंटरव्यू के बारे में पूछती है। किम बताता है कि उसके पास वो इंटरव्यू है और हिजिन उसे उसकी कॉपी मांगती है, पर किम उसे डिलीट कर देता है। किम बोलता है कि कुछ दिन पहले जिनसू उसके पास एक ऑफर लेकर आया था कि न्यू ट्रूथ का चेयरमैन वो उसे बना देगा, बस उसे उसके राज छिपाना होगा और उसे खुद को साबित करने के लिए उसे मारना होगा। तो हिजिन वहां से भागने की कोशिश करती है पर एरोहेड के लोग वहां आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे फेंक देते हैं। वहीं जिन जिनसू से मिलने पहुंचता है जहाँ जिनसू बताता है कि 20 साल पहले उसके लिए एक भविष्यवाणी हुई थी और पहली बार उसने उसे तभी वहां देखा था। जिनसू बोलता है कि उसकी भविष्यवाणी 10 मिनट में सच होने वाली है। जिनसू बोलता है कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब उसने ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं ढूंढ पाया। पर उन्हें ये मानना होगा कि ये सब एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हो रहा है, इसलिए उसे लोगों को दिखाना पड़ा कि सबसे ज्यादा पाप करने वाले लोग ही नर्क जाते हैं। जिनसू बोलता है कि वो हमेशा से डर में जीता आ रहा है, लेकिन उस डर की वजह से वो एक अच्छी जिंदगी जी पाया और यही डर इस दुनिया को अच्छा बनाएगी। और जिनसू बताता है कि उसकी बेटी उसके घर में उसका वेट कर रही है और उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो उसकी मौत का रिकॉर्ड कर दुनिया को उसकी सच्चाई बता दे, पर इससे लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे और उसे उसकी बेटी को अरेस्ट करना होगा, या फिर वो उसकी मौत के बारे में अपना मुंह बंद रखे और उसकी बॉडी को नदी में ठिकाने लगा दे। जिसके बाद डीमन वहाँ आते हैं और जिनसू को मार देते हैं और फिर जिन अपने घर जाता है जहाँ उसकी बेटी उसका वेट कर रही होती है।
तो यहाँ से कहानी 4 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ में एक कैंपेन डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, क्योंकि मिस पार्क की मौत के बाद काफी लोग अपनी मौत को छिपाने लगे थे ताकि एरोहेड और न्यू ट्रुथ के लोगों से उनकी फैमिली को बचा सके। इसलिए न्यू ट्रुथ लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चला रही होती है ताकि लोग अपनी भविष्यवाणी को ना छिपाकर आकर अपने पाप को कबूल करें। पर यूजी की डॉक्यूमेंट्री में कुछ कमियां नजर आती है और वो नहीं चाहता था कि लोग सीनर के साथ किसी भी तरह की कोई भी सिंपैथी रखें। इसलिए वो इस डॉक्यूमेंट के को प्रोड्यूसर मिस्टर बे युंगजे को उसे दोबारा एडिट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद बे जाकर म्यूजिक से उसे री एडिट करने के लिए बोलता है। तभी वो एक डिबेट देखता है जिसमें एक प्रोफेसर लोगों को बताता है कि लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और अपनी मौत क्यों छिपा रहे हैं। खैर, तो बे कैंग के पास स्क्रिप्ट लेने पहुंचता है। तभी बे को कैंग के डेस्क पर एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जो किसी सूडो लोन फर्म का होता है और उसके पीछे एक एड्रेस लिखा होता है किसी फिशिंग स्पॉट का। तभी वहाँ कैंग आ जाता है और बे कैंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर कैंग को उसकी वाइफ से मिलने जाना होता है तो वो मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है, पर वो काफी टेंशन में लग रहा होता है। दूसरी तरफ हमें सोयून को दिखाते हैं जो बे की वाइफ होती है। सोयून और बे का एक बच्चा हुआ था पर उसकी हालत ठीक नहीं होती, इसलिए उसे इंटेंसिव केयर में रखा गया था। तो सोयून इंटेंसिव केयर में जाती है अपने बच्चे से मिलने और वहाँ फोन लेना अलाउ नहीं होता, पर सोयून छुपके से फोन ले जाती है और रिकॉर्ड करने लगती है। तभी उसके बच्चे के लिए एक भविष्यवाणी होती है कि 5 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। दूसरी तरफ बे को कैंग की वाइफ का कॉल आता है और बोलते कि कैंग कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और कुछ दिन पहले कुछ लोन वालों ने उसे कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि कैंग गैम्बलिंग करता है। तो बे कैंग को ढूंढता हुआ फिशिंग स्पॉट पर पहुंचता है जहाँ कैंग बैठकर रो रहा होता है, पर जैसे ही बे उसे आवाज देता है वो भागने की कोशिश करता है, पर बे उसे पकड़ लेता है। कैंग बोलता है कि उसकी भविष्यवाणी हुई है और उसे जल्द ही नर्क भेजा जाएगा और अगर लोगों को पता चल गया तो उसकी फैमिली को शर्म के साथ जीना पड़ेगा। न्यू ट्रुथ और एरोहेड के लोग उन्हें जीने नहीं देंगे, पर सूडो के लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो लोग उसकी मौत को ऐसे दिखाएंगे जैसे वो कहीं गायब हो गया है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद डीमन वहां आते हैं और कैंग को मार देते हैं और फिर सूडो के लोग वहां आ जाते हैं और बे को वहां से ले जाया जाता है। तभी बे की मुलाकात प्रोफेसर गोंग से होती है। गोंग बोलता है कि आज उसने जो देखा उसके बारे में भूल जाए, इससे दूर रहने में उसकी भलाई है वरना वो मुसीबत में फंस जाएगा। तभी वो मिस हिजिन को देखता है और तभी उसे बेहोश कर दिया जाता है और हिजिन अपने लोगों को बे पर नजर रखने के लिए बोलती है। जब बे को होश आता है तो वो किसी सुनसान इलाके में होता है, जिसके बाद बे हॉस्पिटल जाता है जहाँ सोयून उसे उसके बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में बताती है। वहीं यूजी और पुलिस लेक की छानबीन करते हैं और वहाँ यूजी को सूडो का विजिटिंग कार्ड मिलता है। तभी एक लेडी आकर यूजी को बताती है कि उन्हें एक सीनियर किम युंगसुक मिल गया है और वो एक मोटल में छिपा हुआ है, जिसके बाद वो लोग किम के पास जाते हैं। जब यूजी वहाँ की छानबीन करता है तो उसे वहाँ वही विजिटिंग कार्ड मिलता है जो उसे लेक स्पॉट पर मिला था। यूजी किम से उस कार्ड के बारे में पूछता है, जिसके बाद किम को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया जाता है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। वहीं यूजी चेयरमैन किम को एक कमेटी मीटिंग बुलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद यूजी चेयरमैन को बताता है कि किम ने उसे बताया है कि सूडो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने किम से कॉन्टेक्ट किया था और वो लोग नोटिस मिलने वालों को गायब कर देते हैं न्यू ट्रुथ से बचाने के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर है उसका नाम है मिन हिजिन, जो वही औरत है जो 4 साल पहले न्यू ट्रुथ के पीछे पड़ी हुई थी। चेयरमैन किम को लगता है कि सूडो ऊपर वाले का मजाक बना रही है, तो वो यूजी को उसके हर एक आदमी को पकड़ने के लिए बोलता है और फिर यूजी अपने साथी को बोलता है कि उन्हें एरोहेड की मदद लेनी होगी। वहीं बे सूडो के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, तो बे मिसुक के पास जाता है और उससे प्रोफेसर के बारे में पूछता है और मिसुक बे को उसका एड्रेस दे देती है। जिसके बाद बे प्रोफेसर से मिलने यूनिवर्सिटी पहुंचता है, जहाँ प्रोफेसर बे को बताता है कि न्यू ट्रुथ के लोगों ने उनसे झूठ बोला है कि केवल उन लोगों को नर्क भेजा जाता है जिन लोगों ने कुछ गलत किया हो। जिसके बाद बे प्रोफेसर को अपने बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में बताता है और बे बोलते कि उसे हेल्प चाहिए और फिर प्रोफेसर बे को हिजिन के पास लेकर जाता है, जहां हिजिन बताती कि उन्होंने हॉस्पिटल से फुटेज डिलीट कर दिया है। हिजिन बोलते कि न्यू ट्रुथ के लोग उसके बच्चे की सच्चाई को कभी भी बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों को उनकी सच्चाई पता चल जाएगी और अगर चीजें उनके मुताबिक नहीं होती तो वो लोग चीजों से छेड़छाड़ कर देते हैं। हिजिन बताते कि जिंसू ने यह सब स्टार्ट किया था और उसकी मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। हिजिन बोलते कि जिंसू ने लोगों को 10 साल पहले ये सब बता दिया था, पर किसी ने यकीन नहीं किया जब तक उन्होंने मिस पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन अपनी आंखों से नहीं देखा। लोगों तक उनकी बात पहुंचाने के लिए उन्हें किसी दमदार सबूत की जरूरत है। हिजिन बोलते कि वो उसके बच्चे का डेमोन्स्ट्रेशन लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहती है। बे इस बात से भड़क जाता है और वो उनके ऊपर चीखने चिल्लाने लगता है, पर हिजिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया को पहले जैसे बनाने के लिए उन्हें ये सब करना ही होगा, पर वो जैसा बोलेगा वो लोग वैसा ही करेंगे। और फिर प्रोफेसर बे को बताता है कि 4 साल पहले एरोहेड के लोगों ने हिजिन पर हमला किया था पर वो बच गई, पर उन्हें अफसोस है कि वो मिस पार्क का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं रोक पाई और वो नहीं समझ पाई कि जंग जिंसू क्या चाहता है।
इसके लिए वो खुद को ब्लेम करती है। प्रोफेसर बताते कि उसकी एक बेटी थी और उसकी भी भविष्यवाणी हुई थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि वो बीच जाना चाहती है। तभी रास्ते में उसकी भविष्यवाणी हुई कि 30 सेकंड में उसकी मौत हो जाएगी और उसे उसका चेहरा आज भी याद है। वो कुछ बताना चाहती थी पर वो उसे एक हादसा मानता है और यही उसकी फैमिली के साथ भी हो रहा है। दूसरी तरफ एरोहेड के लोग किम नाम के एक बंदे को पकड़ लेते हैं जो सूडो का एक मेंबर होता है और वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और किम एरोहेड के प्रोफेसर का नाम बता देता है, जिसके बाद वो लोग प्रोफेसर को पकड़ लेते हैं और फिर प्रोफेसर को एक जगह पर ले जाया जाता है। एरोहेड को लोगों को प्रोफेसर की लोकेशन चाहिए होता है जिससे वो लोग ये पता कर सके कि वो कहाँ कहाँ गया था। जिसके बाद एरोहेड का जो लीडर होता है वो प्रोफेसर को मारने के लिए बोल देता है। प्रोफेसर उन्हें न्यू ट्रूथ की सच्चाई बताने की कोशिश करता है पर वो प्रोफेसर की बात नहीं सुनते और वो लोग प्रोफेसर को मार देते हैं। जिसके बाद वो लोग हिजिन के पकड़ने उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं पर हिजिन सारे सबूत मिटा देती है और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ बे सुयुन को बताता है कि वो कुछ लोगों से मिला था। उन्होंने कहा कि वो लोग उसके बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं और क्योंकि उसके बच्चे ने कोई पाप नहीं किया तो वो उसे ब्रॉडकास्ट करके न्यू ट्रूथ की सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं और अगर वो लोग राजी नहीं हुए तो वो लोग इसे एक एक्सीडेंट दिखा देंगे। फैसला उनके हाथ में है। खैर तो अगले दिन बे को पता चलता है कि एरोहेड के लोगों ने प्रोफेसर को मार दिया है और वो लोग सूडो के बारे में भी लोगों को बता देते हैं। जिसके बाद बे हिजिन को कॉल करता है। हिजिन बे को उसके वाइफ के साथ रहने के लिए बोलती है पर सुयुन अपने बच्चों को लेकर न्यू ट्रूथ के पास चली जाती है और सुयुन बे को मैसेज करती है कि वो न्यू ट्रूथ से ये जानना चाहती है कि उसके बच्चे के साथ क्या हुआ है और बे ये बात हिजिन को बताता है। हिजिन बोलते हैं कि उन्हें उसकी वाइफ को वहां से निकालना होगा। वहीं सुयुन जाकर यूजी से मिलती है और उसे अपने बच्चे की भविष्यवाणी के बारे में बता देती है। यूजी बोलते हैं कि उन्हें सब केसेस के बारे में पता नहीं होता इसलिए उन्हें उनकी टीम से बात करनी होगी। जिसके बाद यूजी जाकर चेयरमैन को सारी बात बताता है। किम बोलता है कि अगर इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो लोग उन पर शक करने लगेंगे। जिसके बाद वो लोग जाकर सुयुन को उसके बच्चे से अलग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ बहुत से रिपोर्टर न्यू ट्रूथ की बिल्डिंग में आ जाते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि उसके भविष्यवाणी हुई है और 10 मिनट में वो नर्क जाने वाला है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसका फायदा उठाकर हिजिन और बे बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग सुयुन को छुड़ा लेते हैं और जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद हिजिन उन्हें एक बंदे के पास लेकर जाती है जिसका नाम होता है ली। ली की भविष्यवाणी 3 साल पहले हो चुकी होती है और वो अपनी डेमोन्स्ट्रेशन का वेट कर रहा होता है। खैर तो हिजिन बे और सुयुन को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें जल्दी कोई डिसीजन लेना होगा। न्यू ट्रूथ के लोग उन तक कभी भी पहुंच सकते हैं। हिजिन बोलते कि बच्चे की भविष्यवाणी का वीडियो वो अपलोड करने वाली है पर उन्हें वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। ली बताता कि पहले वो लाइव स्ट्रीमिंग करता था पर भविष्यवाणी होने के बाद उसने उसे छोड़ दिया पर अगर वो लोग उस वीडियो को उसके चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसे कई लोग देखेंगे। जिसके बाद हिजिन लोगों को उस वीडियो के बारे में बताती है। हिजिन बोलती है कि बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन रात को 9:30 बजे होगा और वो लोग उसे लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं। अगले दिन हिजिन बे को बोलती है कि वो लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। उसने पास एक जगह ढूंढी है। तभी ली सामान लेने बाहर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ली कोई और नहीं बल्कि एरोहेड के मेंबर ली है जिसकी भविष्यवाणी 3 साल पहले हुई थी। जिसके बाद ली जाकर न्यू ट्रूथ को कॉल करता है। ली किम को बताता है कि मिन हिजिन उसके घर पर है। ली बताता है कि उसकी भविष्यवाणी हो चुकी है और उसका डेमोन्स्ट्रेशन बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के ठीक 5 मिनट बाद होगा। किम ली को यह समझाने की कोशिश करता है कि ईश्वर ने उस बच्चे की भविष्यवाणी करके गलती की है और वो उसके जरिए उसे सुधारना चाहता है और उनकी गलती सुधारने के लिए उसे चुना गया है। और किम ली को उसकी लोकेशन भेजने के लिए बोलता है। ली उनके लिए एक क्लू छोड़ता है और बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसे ढूंढ सकते हैं और वो अपने फोन फेंक देता है। जिसके बाद वो लोग ली के फोन को ट्रैक कर उसकी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वहीं बे देखता है कि उनका एक साथी घायल पड़ा हुआ है। तभी वहाँ ली आ जाता है। ली बोलता है कि उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा उसके बच्चे के 5 मिनट बाद और ईश्वर की गलतियां छिपाने का जिम्मा उसका है। ली बोलता है कि वो उन लोगों को मार देगा और उसके बच्चे के डेमोन्स्ट्रेशन के बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा और लोगों को पता नहीं चलेगा और वो बे पर हमला कर देता है और दोनों को भी छातापाई होती है और बे सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ली सुयुन के पास जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है पर हिजिन उसे बचा लेती है और हिजिन ली की अच्छी खासी धुलाई करती है। वहीं डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम हो जाता है और डीमन आकर सुयुन के बच्चे के ऊपर अटैक करते हैं पर हिजिन आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। जिसके बाद ली अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने और सुयुन को बच्चे से बांध लेता है और डीमन उन्हें जला देते हैं जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है पर उनका बच्चा बच जाता है। तभी वहाँ ली आ जाता है और उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है पर हिजिन उसे रोक लेती है। तभी डीमन दोबारा आते हैं और ली को मार देते हैं। जिसके बाद हिजिन उस बच्चे को लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ न्यू ट्रूथ के लोग आ जाते हैं पर लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और यूजी गुस्से में एक आदमी को बहुत मारता है। जिसके बाद पुलिस यूजी को अरेस्ट कर लेती है। वहीं हिजिन बच्चे को लेकर निकल जाती है और वो एक टैक्सी में बैठती है। ड्राइवर बोलता है कि ये दुनिया इंसानों की है और उन्हें उनके मसले खुद सुलझाने चाहिए।
पॉसिबल है कि ये डिटेक्टिव जिन हो सकते हैं क्योंकि ड्राइवर का चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाया गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पार्क की बॉडी अचानक जिंदा हो जाती है। इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि बे का बच्चा भविष्यवाणी से बच गया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिससे अब पुराने लोग फिर से जिंदा होने लगे, जो हमें सीजन 2 में पता चलेगा। खैर तो सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।